नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। कल हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक और साथ में उसकी इकाई और अर्धायुकाल सब जाने। प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर क्या करे, निर्भर करे। और व्यंजक क्या निकाले थे, 2.303 डिवाइडेड बाय टी log 10 बेस a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ए क्या था, प्रारंभिक मात्रा, ए माइनस एक्स क्या है, शेष मात्रा, और एक्स क्या है, अभिकित मात्रा। ये था। फिर शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि को था, उसका अर्धायुकाल निकाले थे। क्या आया था, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये निकला था। उसके बाद उसकी इकाई पढ़े थे। इकाई में क्या निकाले थे, सेकंड का इनवर्स, मोल प्रति लीटर कट गया था, सेकंड इनवर्स निकला। ठीक। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या जाने, जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर क्या करे, निर्भर। तो अब जिसका वेग शून्य अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, अब शून्य मतलब वो तो है ही नहीं अभिकारक, तो क्या होगा, ये सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा। समझ में आया। तो इसका थ्योरी क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कोटि क्या हो चुकी है, शून्य। समझ में आ गया यहां तक। थ्योरी क्या लिखोगे, आ जाओ ना। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर, फिर खोल दी, निर्भर नहीं करते। समझ में आया। देखो, मत जा, तैयार हो, घर जा। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते, शून्य कोटि अभिक्रिया। और एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर किया मतलब प्रथम कोटि, दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर किया मतलब द्वितीय कोटि। अब यहाँ शून्य अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, मतलब शून्य अभिकारक बोल दिया मतलब है नहीं, इसलिए क्या बोल दिया सीधा, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसको क्या कहे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ में आया लाइन। अब देखो, एकदम सेम टू सेम कल का व्यंजक जैसे निकाले हो वैसी जाएगा, कोई लाइन नहीं बदलेगा। ए टू पी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाए थे प्रारंभिक। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं क्योंकि समझ तो चुके हो कल। ए टू पी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाए थे प्रारंभिक समय में, यानी कि टी इज इक्वल टू कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ टाइम ले लिया हमने, इसको लिख लोगे ना, प्रारंभिक समय में टी बराबर 0, कुछ समय पश्चात। ये क्या रहेगा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ए, और ये के वाला क्या रहेगा, 0। रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा। समझ में आया। जब समय 0 है, रिएक्शन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो पूरी प्रारंभिक मात्रा 100% ए रहेगा, और उस समय उत्पाद बना रहेगा क्या, इसलिए 0 होगा। उसके बाद कुछ देर बाद जब रिएक्शन चालू हो जाएगा टी समय बाद, तो अभिकारक घट जाएगा और इधर उत्पाद बन जाएगा, तो इसलिए क्या आ गया, एक्स। समझ में आया। दोनों को काट कर आना चाहिए। देखो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटेगा तो ए मिलेगा, ए प्लस 0 करेंगे तो भी ए ही मिलेगा। सही है। अब दो नियम पढ़ रखें, एक दर नियम यानी कि द्रव्यानुपाती का नियम। क्या होता है, आर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं, अब समझ जाओगे कि ए की पावर क्या होगा इस बार, 0। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ए की पावर 1 लिए थे, याद है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया में बनेगा, तो आर इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, ठीक। समझ में आया। आर इज इक्वल टू क्या मिला, ठीक। इसको मानो इक्वेशन नंबर, कौन से नियम से निकला, दर नियम।
एक नियम कौन सा पढ़े हो? बल गति की नियम, बल गति की नियम से r इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर, देखो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है r, तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो क्या निकलेगा? k इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, k इज इक्वल टू dx अपॉन dt। k dt इधर आएगा, क्या बराबर में क्या बचेगा? आया। तो k इंटू, अच्छा समाकलन कर देंगे, समाकलन k इंटू dt, और इधर देखो k तो कांस्टेंट है, क्या बाहर आ जाएगा, dt बचा, dt का समाकलन क्या कहें, और प्लस में c, dx का समाकलन x, dx का समाकलन क्या बनेगा? x, ये तो पता है ना। अब देखो प्रारंभिक समय t, प्रारंभिक समय c का मान निकाले थे, याद है नियतांक का। तो t इज इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू कितना होगा? तो k इंटू जीरो, जीरो, और c और x का मान जीरो, तो c इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा? रखना नहीं पड़ेगा ना, t इज इक्वल टू जीरो, तो k इंटू जीरो जीरो हो गया, c बचा इधर, और x का मान जीरो, तो सीधा जीरो मिल गया। यहां तक आया। अब c का मान कहां पुट करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से k इंटू टी प्लस c का मान काट दूं सीधा, समझ जाओगे। बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ x, क्योंकि c का, कहां है, चला गया, c का मान कितना रख चुके हैं? हो गया ना। तो c को यहां मैं इसलिए लिखा नहीं, जीरो है। किसका मान चाहिए रहता है? k, तो क्या निकलेगा? x अपॉन टी। समझ में आया? सरल था। पिछला व्यंजक समझ रखे इसलिए एकदम आसान हो गया। अच्छा यहां पर मुझे ये बताओ, कल हमने इसकी जगह पर a माइनस एक्स भी लिया था, a माइनस एक्स, अगर a माइनस एक्स भी ले रहे हो तो पावर में क्या करेंगे? अब किसी की पावर में अगर जीरो होता है तो मान कितना मिलता है? अरे जीरो वाले हो, x की पावर जीरो का मान कितना होता है? घातांक का नियम नहीं पढ़े हो? घातांक का नियम बताओ अभी दूसरी क्लास का। a की पावर जीरो मतलब मान कितना हो चुका है? एक। आया। तो k का गुणा एक में करेंगे तो इसको लिख लेना, नहीं तो x की पावर जीरो बराबर एक, घातांक के नियम से। समझ में आया? सरल है व्यंजक, बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलो छपाई कल स्टार्ट कर लो। चलो, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, कल भी यही निकाले थे ना। सुनो ध्यान से, अर्धायु काल की परिभाषा इस बार नहीं बताऊंगा। वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, या वह अभिक्रिया जिसमें सांद्रता घटकर आधी रह जाए, यह कहलाता है। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा? a, प्रारंभिक मात्रा पूरा फूल रहेगा। x इज इक्वल टू क्या होगा? a बाय 2 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा? a बाय 2। अब शून्य कोटि अभिक्रिया जानते हो क्या होता है? k इज इक्वल टू x अपॉन, अभी निकाले है ना। t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? t हाफ, अर्धायु काल है, आधा रहेगा, तो k का t, x इज इक्वल टू a बाय, और t की जगह t हाफ, तो a का a, 2 नीचे में आ जाएगा क्या, तो t हाफ होगा, और इधर क्या बचा? k। अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मान दूं तो k प्रोपोर्शनल क्या आया? a। k प्रोपोर्शनल क्या आएगा? a। और हम जो कि गलत निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? अर्धायु काल, और हम निकाल क्या दिए? कांस्टेंट। दिस इज रॉन्ग डूड, a अपॉन 2t हाफ आएगा। देखो t हाफ इधर आ जाएगा क्या? t हाफ, क्या बचा? a अपॉन 2k। अब इसको कांस्टेंट मान, ऊपर में एक है तो 1/2 के कांस्टेंट हो गया, तो t हाफ प्रोपोर्शनल क्या आया? समझ में आया? तो जो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है, प्रारंभिक सांद्रण की क्या होगा?
अनुक्रमाणु। ये मतलब क्या होता है? प्रारंभिक समय, कि उसको भी लिखाना पड़ेगा। शून्य कोटि की लिखा दिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लोगे? ये क्वेश्चन 2021 में आया था, ये मुझे याद है। आया है 24 में। हाँ फिक्स है 27 में। 2021 में आया था, क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था ना, मेरा एक पेज गलत हो गया था, फिर उसको फाड़ के दूसरा पेज बनाया। हाँ कोरोना काल था। चलो अगला। हाँ अभी क्या कर रहे? इकाई समझो ना, क्या निकालना बच्चे? इकाई। इकाई। इकाई के बराबर एक, कैसे कैसे लिखते हो तुम, समझ में नहीं आया मुझे भाई। दर बराबर के ए की पावर कितना? 0। ये किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए दर बराबर के ए की पावर 1, और द्वितीय कोटि के लिए दर बराबर होगा, ये द्वितीय कोटि के लिए, ये प्रथम कोटि के लिए, ये शून्य कोटि के लिए होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई और द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई। ये मैंने कल पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना घर में जाके। के होगा दर डिवाइडेड बाय ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब 1। ए की पावर 0 मतलब 1। और दर बराबर क्या होता है? dx डिवाइडेड बाय dt। x मतलब, ऐसे लिखना मत, मैं समझा रहा हूं। x मतलब सांद्रता। सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अब लीटर को अगर ऊपर में लेकर चलते हैं तो क्या हो जाता है? लीटर हो जाता है। तो मोल लीटर इनवर्स, और नीचे में क्या है? dt। समय, समय ऊपर में जाकर समय का इनवर्स। ये आया इकाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? मोल प्रति लीटर। मोल इनवर्स में क्यों कर हो जाएगा? द्वितीय कोटि की इकाई निकाल लोगे कि बताना पड़ेगा? मैं प्रथम कोटि बताता हूँ, द्वितीय कोटि निकालोगे। एक बार और बता देता हूँ क्या होगा। नहीं बताएंगे? के दर डिवाइडेड बाय ए होगा। देखो दर मतलब dx डिवाइडेड बाय dt, और नीचे में ए। dx मतलब मोल प्रति लीटर, x मतलब सांद्रता, सांद्रता का मोल प्रति लीटर, लीटर ऊपर में जाकर क्या हो जाता है? लीटर इनवर्स। x का निकल गया। नीचे में क्या है? dt समय, तो समय नीचे में है ना, ये भी ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? समय का इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स। नीचे में ए मतलब सांद्रता, और सांद्रता के लिए निकालते हैं क्या? मोल प्रति लीटर। लीटर ऊपर में करोगे तो लीटर का इनवर्स। ये दोनों कटा, सेम है, तो क्या बचा? यही निकाले थे कल। समझ में आया? इसका देखो k इज इक्वल टू दर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो दर का dx डिवाइडेड बाय dt और a का स्क्वायर आएगा। dx, x मतलब सांद्रता, सांद्रता का मोल प्रति लीटर, फिर ऊपर में जाकर लीटर इनवर्स हो जाएगा। समय का सेकंड का इनवर्स, क्योंकि नीचे में है ना, नीचे में मतलब समय, लेकिन ऊपर में जाकर सेकंड का इनवर्स होगा। ए मतलब फिर सांद्रता आएगा, मोल प्रति लीटर इनवर्स। और यहां एक चीज ध्यान देना, स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए पूरा बदल जाएगा। आया? अब समझना ध्यान से। ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर लीटर का इनवर्स। अच्छा तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि पूरे की पावर में क्या है? 2, स्क्वायर लगा हुआ है। देखो मोल 2 बार, और मोल ऊपर में 1 बार और नीचे में 2 बार, तो 1 बार बचेगा नीचे में।
लीटर इनवर्स, और यहाँ लीटर की पावर -2। देखो 1/मोल है, मोल ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स होगा। यहाँ लीटर की पावर क्या है, -1, और यहाँ पर क्या है, -2, -2 ऊपर में जाएगा तो होगा, और सेकेंड का तो क्या बचा, मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स। समझ में आया, निकल जाएगा। सही है कि गलत है?